नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, अपन 3 का पाठ पढ़ रहे थे। 3 के पाठ था कि कंपनी लगान बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही थी, किस किस प्रकार के परिवर्तन कर रहे थे। उन परिवर्तनों में एक हमने पहला पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, जो कंपनी ने 1793 ईस्वी में लागू किया था भूमि सुधार के लिए या भूमि से कर वसूलने के लिए। क्योंकि कंपनी अब ये चाहती थी कि कंपनी को भारत से ज़्यादा आमदनी हो, ताकि वो यहीं से सामान खरीद करके इंग्लैंड को भेज दे। अगर आमदनी नहीं होगी तो यहाँ से सामान खरीदने के लिए आपको पहले ही बताया था कि कंपनी को इंग्लैंड से सोने और चांदी का आयात करना पड़ता था, सोना चांदी मंगाना पड़ता था। अब कंपनी ने अपने प्रवाह वाले जितने भी क्षेत्र थे, जो भूभाग थे, उनके ऊपर भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, जिसमें एक मैंने आपको बताई थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। लेकिन उस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जो प्रभाव पड़ा बंगाल में, उसको देख करके अंग्रेजों ने भारत के जो अन्य प्रांत थे वहां भी एक नई व्यवस्था लागू की, उसमें थोड़ा सुधार किया, परिवर्तन किया। तो आज अपने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक नई व्यवस्था, जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें आप देखिए ये व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। देखो, रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या है? किसान। किसान यानी अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त में तो जो जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, उनके द्वारा कंपनी है वो लगान वसूलती थी। तो कंपनी का मानना था कि इससे जो जमींदार हैं, ताल्लुकदार हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं और किसानों की स्थिति कमजोर होती जाती है। इसलिए उन्होंने रैयत का अर्थ होता है किसान, किसानों से सीधा लगान वसूल करने के लिए ये व्यवस्था लागू की थी। रैयत का अर्थ होता है किसान, कि कंपनी ने अब तय किया कि बिचौलियों के द्वारा नहीं, बल्कि कंपनी है वो किसानों से सीधा लगान वसूल करेगी। इसके लिए उन्होंने जिन प्रांतों में ये व्यवस्था लागू की गई थी, विशेषकर ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी ये व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में लागू की गई। कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। उन्होंने, कंपनी के आदमियों ने गांव में जाकर के किसानों की भूमि का नाप जोख करवाया और उसके बाद ये व्यवस्था लागू की। क्योंकि अपने उत्तर भारत में तो अंग्रेजों के आने से पहले ही जमींदारी प्रथा थी, जागीरदारी प्रथा थी, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी प्रथा नहीं थी। ये परंपरागत व्यवस्था, यहाँ जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था नहीं थी। किसान अपनी भूमि पर खेती करता था और वो राज्य को भू राजस्व देता था। तो अंग्रेजों ने भी देखा कि यहाँ कोई परंपरागत जमींदारी व्यवस्था तो है नहीं, किसान अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते हैं, तो क्यों न हम किसानों से सीधा ही लगान वसूल करें, ताकि बिचौलियों का जो दखल है वो बंद हो जाएगा, बिचौलियों का दखल नहीं होगा। क्योंकि कंपनी का ये मानना था कि बिचौलियों के दखल के कारण
कंपनी को राजस्व कम प्राप्त होता है, जबकि किसानों से जो बिचौलिए हैं वो ज़्यादा लगान वसूली करते हैं, जिससे किसानों की माली हालतें कमज़ोर हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसमें मैं रैयतवाड़ी के बारे में आपको एक चीज़ बताई। रैयत का अर्थ होता है किसान। ये व्यवस्था किसानों से सीधे लगान वसूल करने की थी, इसलिए इसको रैयतवाड़ी कहा गया है। दूसरा, ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी। विशेष करे उस समय का जो राज्य था, एक तो मद्रास प्रांत और दूसरा था बंबई। मद्रास प्रांत और बंबई प्रांत या बंबई राज्य या बंबई प्रेसिडेंसी बोलते थे उसको, यहां व्यवस्था लागू की गई थी। अब ये व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये व्यवस्था टॉमस मुनरो, कौन था? टॉमस अंग्रेज अधिकारी था, टॉमस मुनरो, और एक था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कौन था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने ये व्यवस्था लागू की थी। अब दक्षिण भारत में ये इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले सर्वप्रथम ये है व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले से हुई। कहां से हुई? तमिलनाडु के बारामहल जिले से। ये देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये कभी भी बहुत सारी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी ये प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लेना, आगे भी आएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किताब के अंदर नहीं है आपकी, लेकिन उस व्यवस्था में जो जो चीज़ें थी वो मैं आपको किताब से हटकर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसको आप थोड़ा देख लेना। जैसे ये नाम आपकी किताब में नहीं मिलेगा कि ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी और किन राज्यों में लागू की थी, ये नाम भी आपकी किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको लिखा रहा हूँ कि ये व्यवस्था, किताब में तो सिर्फ इतना ही है कि दक्षिण भारत के राज्यों में ये व्यवस्था लागू की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के राज्यों में अलग व्यवस्था थी, पूर्वी भारत में अलग व्यवस्था थी। जैसे बंगाल वगैरह है, उसमें आपको बताया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, और अब जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें इसके बाद की एक व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं थी लगान वसूल करने की अंग्रेजों द्वारा, कि किस तरह से ज़्यादा लगान वसूला जाए। अब इसमें एक और भी तय किया गया था कि जैसे स्थायी बंदोबस्त में तो कंपनी ने यह तय कर दिया था कि जितना लगान है वो बढ़ेगा नहीं, स्थायी रहेगा, लेकिन इसमें यह तय किया गया कि कंपनी है वो ये व्यवस्था 20 से 30 वर्ष तक है। 20 से 30 वर्ष बाद इस व्यवस्था की जगह भूमि का दोबारा आंकलन किया जाएगा, उत्पादन का आंकलन किया जाएगा, भूमि की उर्वरता का आंकलन किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा राजस्व निर्धारित किया जाएगा। ये इसमें व्यवस्था थी कि इसका निर्धारण दोबारा होगा। अब आपकी मुख्य बात यह है कि लगान कितना तय किया गया। सबसे बड़ी बात तो लगान की थी कि लगान कितना तय किया गया। तो इस व्यवस्था में या रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से उत्पादन का
51% भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर थी 51%। ये क्या थी? भू राजस्व की दर कितने प्रतिशत थी? 51%। अगर छोटा प्रश्न आए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दर कितनी थी? 51% थी। अब देखो, मैं दोबारा इसको थोड़ा बता देता हूं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों से कंपनी द्वारा सीधा लगान वसूल करने की व्यवस्था थी। कंपनी द्वारा किसानों से सीधा लगान वसूल या भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था थी। इसमें कंपनी ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना अधिकार देकर के उनसे लगान वसूला जाता था। इसमें किसान और कंपनी के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था, बिचौलिए नहीं थे, यानी जमींदार, जागीरदार, तालुकदार ये नहीं थे। सीधे किसान कंपनी के जो कर्मचारी थे वो आते थे और उनको लगाने दे देते थे। अब इसमें बुराई क्या थी? बुराई एक तो ये थी कि जब भी कभी अकाल पड़ जाए, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, उस समय भी किसानों का लगान माफ नहीं किया जाता था। दूसरा, लगान की दर बहुत ही ज्यादा थी। लगान की दर बहुत ही ज्यादा थी। इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में दानव की संज्ञा दी गई है। दानव का अर्थ होता है राक्षस। राक्षस का मतलब नुकसान करने वाला। राक्षस का मतलब क्या होता है? नुकसान करने वाला। तो दानव की संज्ञा किस भू राजस्व की व्यवस्था को दी गई है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। किस व्यवस्था को दी गई है? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। याद कर लेना ये, इस व्यवस्था को दानव की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? दानव की संज्ञा दी गई है। दानव यानी राक्षस की संज्ञा दी गई है। यानी ये किसानों के लिए फायदे वाली नहीं थी, ये व्यवस्था भी किसानों के लिए नुकसान वाली व्यवस्था थी, इसलिए इसको दानव की संज्ञा दी गई है। तो ये तो था रैयतवाड़ी व्यवस्था। आज का इतना है। कल मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखो। ये व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए तो 1875 में दक्षिण भारत में उपद्रव हुआ था इस व्यवस्था के खिलाफ। धन्यवाद।